तो चलो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कई लोगों को लड़ते हुए दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम फिश किंग होता है। वो अपने नाम से ज्यादा अपने टाइटल से जाना जाता है। उसका नाम फिश किंग डैन वुसेंग है। वो अपने बाल पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरे ऊपर एक रहस्यमय समूह ने घात लगाकर हमला किया है, लेकिन ये लोग मेरे लिए परेशानी नहीं थे। लेकिन इनके ये दो साथी मुझे नौसिखिए नहीं लगते। इन्हें देखने से ही लगता है कि ये दोनों शक्तिशाली है, लेकिन ये लोग कहाँ से आए हैं? चलो ये बातों को छोड़ो, अब लड़ाई का वक्त है। इतना कहते ही वो एक मरे हुए आदमी को उनकी तरफ फेंकते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हारे साथियों को तुम्हें वापस लौटा देता हूँ। तभी वो दोनों में से एक अपनी तलवार को निकालकर उस आदमी के दो टुकड़े कर देता है। यह देखकर फिश किंग सोचते हुए कहता है, उसने बिना कुछ सोचे अपने साथी के दो टुकड़े कर दिए। फिश किंग उसकी तलवार का सिंबल और उसकी क्रुएलिटी को देखकर उन दोनों से कहता है, तुम लोग जरूर ही डिमोनिक फिक्शन से हो, क्यों? सही कहा ना? वो तलवार वाला आदमी कहता है, मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ फिश किंग, तुम इतनी देर तक लड़ते रहे, तुम अपने टाइटल के हकदार हो। फिश किंग कहता है, ये सब बकवास बंद करो, मैं तुम्हें सिर्फ 10 अटैक में ही मार डालूंगा। तलवार वाला आदमी कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, तो चलो देखते हैं तुम मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। यह कहकर अपनी तलवार से वो अटैक कर देता है। फिश किंग उसके अटैक से बचते हुए अपने फिश में पावर जनरेट करके उसके पेट में अटैक कर देता है। तलवार वाला आदमी कहता है, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। उसका इतना कहते ही फिश किंग उसके ऊपर मुक्के की बरसात कर देता है और उसे मारते हुए कहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतने मुक्के मारने के बाद फिश किंग कहता है, मैं इसके वीक पॉइंट पे हमला नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे ऐसा करने से रोक रहा है। इतना कहते ही वो दूसरे आदमी की तरफ देखता है तो उसने अपने थ्रेड से फिश किंग के हाथों को पकड़ लिया था। फिश किंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, इसने ये कब किया? तभी वो तलवार वाला आदमी अपनी तलवार को फिश किंग की छाती में घुसाते हुए कहता है, ये तुम्हारा अंत है। तभी फिश किंग अपनी पूरी ताकत से उन थ्रेड को तोड़ते हुए उस पर हमला करता है, लेकिन उसका अटैक चूक जाता है। वो तलवार वाला आदमी उसके लास्ट अटैक का इम्पैक्ट देखते हुए कहता है, तुम सच में अपने टाइटल के हकदार थे। तभी वो दूसरा वाला आदमी वहाँ पर आते हुए कहता है, ये खतरनाक हो सकता था। वो तलवार वाला आदमी कहता है, हाँ हाँ तुम्हारा धन्यवाद। तलवार वाला आदमी फिश किंग के शरीर के पास जाते हुए कहता है, किसे पता था कि तुम ऐसे मारे जाओगे? तभी हमें दिखाया जाता है कि फिश किंग अभी भी मरा नहीं था। वो अपनी सारी ताकत लगाकर एक लास्ट अटैक करता है और अपने मन में कहता है, मेरी ताकत मेरा साथ छोड़ रही है, मुझे लगता है कि यही मेरा अंत है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इसे एक बार और मार पाता। तभी हमें बताया जाता है कि फिश किंग मारा गया है डिमोनिक फ्रिक्शन के लोगों के हाथों। तभी हमें एक मेंशन पर बिजली गिरते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने यंग मास्टर को उठा रही थी। तभी एमसी होश में आते हुए कहता है, क्या मैं मरा नहीं हूँ? मैं कहाँ पर हूँ? मेरे गाँव गायब कैसे हो गए? तभी वो लड़की एमसी को पानी के लिए पूछती है। एमसी उसे हाँ कहते हुए कहता है, ये लड़की कौन है और ये मुझे यंग मास्टर क्यों कह रही है? तभी एमसी अपने फेस को आईने में देखते हुए शॉक हो जाता है। जो पानी वो पी रहा था उसे बाहर थूकते हुए अपने फेस पर हाथ लगाते हुए कहता है, मेरे चेहरे पर ये मास्क किसने लगाया है? ये किसका चेहरा है? तभी वो लड़की घबराते हुए वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। तभी वो लड़की दरवाजा बंद करते हुए कहती है, आज यंग मास्टर कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रहे हैं। यहाँ पर सीन कट होकर वापस हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है, जो अपने कमरे में बेड पर बैठे हुए आईने में अपना फेस देखते हुए कहता है, ये व्यक्ति कौन है? मुझे इसके बारे में पता करना पड़ेगा। तभी उसकी नजर एक किताब पर जाती है। वे उसे लेने के लिए बेड पर से उठता है, लेकिन उसका शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर था। वो उस किताब के पास पहुँचते हुए कहता है, ये शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मुझे लग रहा है कि मैं किसी हिरन के बच्चे के शरीर में आ चुका हूँ। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उस किताब में युनहुआ मर्चेंट ग्रुप के बारे में लिखा हुआ था। एमसी मर्चेंट ग्रुप का नाम देखकर कहता है, मैंने इस मर्चेंट ग्रुप का नाम पहले भी सुना है। ये जिन्हुआ पर्वत के पास बसा हुआ एक व्यापारियों का समूह है। यह एक बहुत बड़ा मर्चेंट ग्रुप है। मैंने इसके बारे में सुना था, जबकि मेरा मर्चेंट ग्रुप से कोई लेना देना भी नहीं था, और अभी मैं जिसके शरीर में हूँ वो इस ग्रुप के लीडर का सबसे बड़ा बेटा है, और ये सिर्फ पूरा दिन पैसे उड़ा
कूदता था, जुआ खेलता और लड़कियों के पीछे घूमता था। ये सब पढ़ने के बाद एमसी अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं किस लूजर के शरीर में आ चुका हूँ। ये सब पढ़ के मुझे इतना मालूम चला है कि मुझ पर किसी ने जादू टोना नहीं किया है, न मैंने किसी का मांस पहना है। क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? तभी एमसी का नाम पुकारते हुए एक आदमी कमरे के अंदर आ जाता है और एमसी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, फर्स्ट यंग मास्टर आपको क्या हुआ है? फिर हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है। ये आदमी एक डॉक्टर है। वो एमसी से कहता है, मुझे बताया गया कि आपको कुछ हुआ है। यह सुनते ही मैं यहाँ पर आ गया हूँ। एमसी अपने हाथ को उसके हाथ में से छुड़ाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ये सुनकर कहता है, मुझे खुशी हुई कि आप ठीक है। मैंने आपके लिए आपका मनपसंद खाना तैयार करवाया है, उसे अंदर लेकर आओ। इतना सुनते ही दो सर्वेंट खाना लेकर अंदर आ जाते हैं। वह डॉक्टर उस खाने के बारे में बताते हुए कहता है, ये चिकन सूप है, ये आपके शरीर को ताकतवर बनने में मदद करेगा। एमसी उस सूप की तरफ देखते हुए कहता है, ये चिकन सूप जिसे ड्रैगन और फिनिक्स सूप भी कहा जाता है, ये स्वस्थ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, लेकिन लीजिन जैसे बीमार आदमी के लिए ये सूप किसी जहर से कम नहीं है। और अभी जब इसने मेरा हाथ पकड़ा था तो वो मेरे पल्स चेक करने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा होगा कि मैं अभी तक जीवित कैसे हूँ। ये आदमी किसी सांप से कम नहीं है। वो डॉक्टर एमसी से कहता है, अगर आप इसे रोज खाओगे तो आप भी ड्रैगन फिनिक्स मटेरियल कंपटीशन में भाग लेने वाले वॉरियर की तरह स्वस्थ हो जाओगे। तभी एमसी उसे पूछते हुए कहता है, मुझे ये बताओ कि ये ड्रैगन फिनिक्स मटेरियल कंपटीशन कितने वर्षों से चल रहा है? वो डॉक्टर एमसी से कहता है, मुझे पक्की खबर नहीं है, लेकिन ये 200 सालों से चल रहा है। एमसी उसे कहता है, अच्छा ऐसा है, मुझे अभी भूख नहीं लगी है तो तुम इस सूप को यहाँ रख के जा सकते हो। डॉक्टर एमसी से कहता है, लेकिन यंग मास्टर। तभी एमसी उसे बाहर निकालते हुए कहता है, चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे और सोना है, मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। अभी एमसी दरवाजा बंद करते हुए सोचता है, ये प्रतियोगिता 200 सालों से चली आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे मरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये मेरे लिए अच्छा है, तो वे दोनों भी अभी जिंदा होने चाहिए और मेरे आसपास ये डॉक्टर जैसे लोग भी है जिसे मार खाने की जरूरत है। एमसी अपनी हाथ की स्लीव को ऊपर करते हुए कहता है, तुम सदे हुए लोग, इस बार मैं तुम्हें एक ही मुक्के में मार डालूंगा। तो यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता। तो चलो गाइस, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक टेबल पर खाने को दिखाया जाता है। टेबल के बाजू में खड़ी हुई सर्वेंट आपस में बात करते हुए कहती है कि आज फिर से यंग मास्टर इतना सारा खाना खाने वाले हैं। दूसरी सर्वेंट कहती है, हाँ, अभी यंग मास्टर का मॉर्निंग वॉक का टाइम पूरा होने ही वाला है। तभी हमें एमसी को उस रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए दिखाया जाता है। एमसी अंदर आकर कहता है, ओह, तो तुम लोगों ने पहले ही ब्रेकफास्ट को तैयार कर लिया है, तो चलो देखते हैं आज तुम लोगों ने क्या बनाया है। सर्वेंट वहाँ से जाते हुए आपस में बात करते हुए कहती है, यंग मास्टर पहले से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। एमसी अपना ब्रेकफास्ट चालू करता है, तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। यह डॉक्टर होता है। वो डॉक्टर अंदर आने के लिए एमसी से परमिशन मांगता है। एमसी के परमिशन देते ही वो अंदर आ जाता है और वो अंदर आते हुए दरवाजे के पास खड़ी हुई सर्वेंट को धक्का मारता है। एमसी उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, तो ये गुस्से में यहाँ पर आया है। डॉक्टर एमसी के पास आते हुए कहता है, तो आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो? एमसी उसे देखकर अपने मन में कहता है, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि ये मेरे सामने ऐसी एक्टिंग क्यों करता है। क्या मैं इस छोटे से चूहे को अपने जाल में फंसाऊं? यह सोचकर एमसी उसे कहता है, ये क्या है? वो डॉक्टर ये सुनते ही कहता है, इससे आपका क्या मतलब है? यंग मास्टर, चलो ये बातों को जाने दो। मैंने बहुत टाइम से आपसे कोई बात नहीं की है और मैं आपको इसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। इस वजह से मैं आपके पास आ गया हूँ। वैसे आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। मुझे लगता है कि मेरा इलाज सफल हुआ है। एमसी कहता है, तो तुम इसे इलाज करना कहते हो जो तुम उस ड्रैगन फिनिक्स सूप को पिलाकर कर रहे थे। ये सुनकर वो डॉक्टर शॉक होते हुए कहता है, यंग मास्टर आपको कोई गलत फहमी हुई है। ड्रैगन फिनिक्स सूप एक पौष्टिक खाना है। एमसी कहता है, ओ अच्छा, मुझे लगा कि वो जहर है। डॉक्टर शॉक होते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? मैं गोंगसुंग म्यांग आपका पर्सनल डॉक्टर हूँ। यदि आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। एमसी उसे कहता है, आप यहाँ बिन बुलाए आए हो और अब आप मेरी इजाजत के बिना यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हो। क्या आप यहाँ के मालिक हैं? तो मैं कौन हूँ? डॉक्टर घबराते हुए एमसी की तरफ देखता है। एमसी हंसते हुए उसे कहता है, ओह, तुम डरो मत, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मुझे एक लेटर लिखना है, जाओ मेरी टेबल से लिखने का सामान लेके आओ। डॉक्टर कहता है, यंग मास्टर मैं लेके आता हूँ। अगले सीन में हमें एमसी को डॉक्टर को कहते हुए दिखाया जाता है। एमसी उसे कहता है, जो मैं बोलूंगा वो तुम लेटर में लिखो। डॉक्टर कहता है, तो चलो यंग मास्टर, इसे
शुरू करते हैं। एमसी कहता है तो लिखो, यंग मास्टर लीजिन की बीमारी के कारण मुझे कुछ समय के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, तो आगे मुझे क्या करना चाहिए। इतना लिखते ही डॉक्टर रुक जाता है। एमसी उसे कहता है, क्या हुआ, तुमने लिखना क्यों बंद कर दिया। डॉक्टर एमसी से कहता है, यंग मास्टर आप मुझसे ये क्या लिखवा रहे हो। तभी एमसी अपने हाथ की चॉपस्टिक को डॉक्टर की तरफ जोर से फेंकता है, जिससे डॉक्टर के गले पर एक कट लग जाता है। फिर एमसी कहता है, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं पहले वाला लीजिन नहीं हूँ। डॉक्टर घबराते हुए कहता है, यंग मास्टर आपका मतलब क्या है। एमसी उससे कहता है, तो चलो अब सबसे पहले तुम्हारे उस सूप के बारे में बात करते हैं। वो ड्रैगन फिनिक्स सूप स्वस्थ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे जैसे बीमार आदमी के लिए वो किसी जहर से कम नहीं है। और तुम एक डॉक्टर होकर भी तुम्हें इस बात की खबर नहीं थी। जब तुम चुपके से मेरी पल्स चेक करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या तुम्हें सच में लगा कि मुझे इसका पता नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा शक तो मुझे तब हुआ जब मैंने तुम्हारे लाए गए खाने को खाने से मना कर दिया और उसे एक तरफ रख के जाने को कहा। तब तुम मुझे मारने के अपने इंटेंशन को भी छुपा नहीं सके। तो ये सब तुम अकेले तो कर नहीं सकते हो, तो इस लेटर पर उस आदमी का नाम लिखो जिसने तुम्हें मुझे मारने का ऑर्डर दिया था। डॉक्टर कहता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे जैसे आदमी पे शक कैसे कर सकते हो। डॉक्टर अपने चेहरे पर हाथ रखकर अपने फेस के एक्सप्रेशन को बदलते हुए कहता है, तो तुम्हारे जैसे आदमी के पास भी दिमाग है। एमसी कहता है, तो अब तुमने अपना रियल इंटेंशन शो कर दिया है। डॉक्टर कहता है, मैं तुम्हें बिना तकलीफ दिए मारना चाहता था, अब सब सामने आ ही चुका है, तो मेरे पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। इतना कहते ही वो अपने हाथ में से एक सुई को निकालते हुए कहता है, तो चलो अब इसे खत्म करते हैं। इतने में ही एमसी अपने हाथ से उसके सर पर हमला कर देता है और कहता है, जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। एमसी के हमला करने की वजह से वो डॉक्टर वहीं पे मर जाता है। एमसी अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कुछ ज्यादा ही ऊर्जा का उपयोग कर लिया है, मुझे अपनी ताकत वापस रिकवर करनी होगी। एक बार मैं ऐसा कर लूँ, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। मुझे इस डॉक्टर के बारे में पता करना होगा। तभी एमसी को लीजिन की मेमोरी दिखाई देने लगती है। लीजिन यूनहा मर्चेंट ग्रुप का फर्स्ट यंग मास्टर था। वो अपने सेकंड ब्रदर जितना स्मार्ट नहीं था और अपने थर्ड ब्रदर जितना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। वो बस एक लाचार यंग मास्टर था जिसने अपनी कमियों को पैसे से पूरा करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकामयाब हुआ। जब उसे अपनी गलती के बारे में पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। उसे सुधारने के लिए इस विला में भेज दिया गया। मुझे जहाँ तक इसकी मेमोरी से पता चला है, वहाँ तक मेन क्लैन को इस जगह की कोई परवाह नहीं है। पहले तो प्रॉब्लम यह थी कि मुझे इस बॉडी के मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मैं अपने मटिया आर्ट पर फोकस कर सकता हूँ। अपने पास्ट लाइफ के नॉलेज और कुछ एलिक्सर के साथ मैं कुछ ही समय में मटिया आर्ट के हाई लेवल को अचीव कर लूंगा। लेकिन मैं एलिक्सर को कैसे बाय करूंगा। तभी वो उस रूम में पड़े हुए एक टेबल की तरफ देखता है, तो वहाँ पैसे की पोटली पड़ी हुई थी। वो देखते ही एमसी कहता है, मैं तो भूल ही गया था, अभी मैं जिसके शरीर में हूँ उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तभी वो उस डॉक्टर की बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। यहाँ से ये सीन शिफ्ट होकर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक आदमी को एमसी के सर्वेंट से बात करते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है, यंग मास्टर कहाँ पे है, मेरे पास उनके लिए एक लेटर है। फिर हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है, उसका नाम मॉकिन है और वो यूनहा मर्चेंट ग्रुप का एक गार्ड है। सर्वेंट एक जगह पर इशारा करते हुए कहती है, यंग मास्टर वहाँ पर है। गार्ड उस तरफ देखते ही शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या यंग मास्टर पहले से अलग दिखाई दे रहे हैं। यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एमसी को दिखाया जाता है। एमसी कहता है, मुझे इस शरीर में आए हुए काफी वक्त हो चुका है। इस बीच मैंने अपने एनर्जी कोर को भी स्टेबल कर लिया है और मैंने अपनी पहले वाली ही मटिया आर्ट को भी सीखना चालू कर दिया है। और मेरे पास एक टेक्निक है जिससे मैं बिजली को कंट्रोल कर सकता हूँ। उस टेक्निक के 10 लेवल होते हैं, उसमें से मैं पहले ही चौथे लेवल पर पहुँच चुका हूँ। अब तक सब सही चल रहा है, लेकिन ये काफी नहीं होगा। तभी एमसी को कोई पुकारता है। एमसी उस तरफ देखता है तो वही गार्ड होता है। वो गार्ड एमसी से कहता है, आपसे मिले हुए काफी समय हो चुका है यंग मास्टर, मैं आपके लिए मेन क्लैन से एक लेटर लेके आया हूँ। एमसी कहता है, अच्छा चलो तो वो लेटर मुझे दे दो। वो गार्ड अपने मन में सोचता है, क्या ये वही यंग मास्टर है जिसे मैं जानता था। एमसी उसे कहता है, चलो अब लेटर दे भी दो, मेरा हाथ दुखने लगा है। गार्ड एमसी को लेटर देते हुए कहता है, हाँ यंग मास्टर ये रहा लेटर। एमसी लेटर को देखने के बाद कहता है, तो मेरे फादर बीमार हो चुके हैं और वो अभी बिस्तर में पड़े हुए हैं, तो तुम मुझे बताओ ये कैसे हुआ है। गार्ड एमसी
एमसी से कहता है ये सब ओयुआंग क्लैन के कारण हुआ है। क्या आप जानते हैं कि हमारा क्लैन हर साल उनको प्रोटेक्शन फीस देता है। ये फीस समय के साथ बहुत बढ़ चुकी है और अब ये हमारे लिए एक परेशानी बन चुकी है। एमसी कहता है क्या उन लोगों ने फीस बढ़ाने लायक कोई काम किया है। गार्ड कहता है नहीं, उन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। हालांकि जब थर्ड यंग मास्टर उनके पास प्रोटेक्शन फी को कम करने के लिए बात करने गए थे तो उन्होंने उस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। हमारे गार्ड वाइस कैप्टन भी इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पीछे ओयांगू है। ओयांगू को जियांग विस्तार में सब जानते हैं, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। एमसी उससे कहता है अच्छा ऐसा है तो क्या मैं ओयांग क्लैन से निपट लूं तो ये सब हल हो जाएगा। गार्ड कहता है उनसे निपट लेना, लेकिन आपके फादर के बीमार होने के पीछे और एक कारण है। आपके सेकंड और थर्ड ब्रदर हमेशा आपस में स्वॉर्ड फाइट करते हैं। एमसी उससे कहता है अब मुझे ये मत कहना कि वो अपने गुस्से के कारण बीमार हुए हैं। गार्ड कहता है हाँ ये सही है। एमसी कहता है मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि वो दोनों मर्चेंट ग्रुप के लीडर के सामने तलवारबाजी करते हैं। गार्ड कहता है चिंता मत करें यंग मास्टर, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एमसी कहता है मैं ऐसे बैठकर ये सब होते हुए देख नहीं सकता हूँ। एमसी खड़े होते हुए कहता है अब तुम ये लेटर लेके वापस जाओ, मैं खुद वहाँ जाकर देखूंगा। यहाँ से ये सीन शिफ्ट होकर हमें गार्ड को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के पास आते हुए कहता है यंग मास्टर पहले से बदल चुके हैं और उन्होंने मटी आर्ट भी सीखना चालू कर दिया है। उसके साथ ही हंसते हुए कहते हैं ये तुम क्या मजाक कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि वो निकम्मा मटी आर्टिस्ट बन चुका है तो मैं तो महान मटीरियल मास्टर हूँ। अगर तुम मजाक के मूड में हो तो कोई अच्छा सा मजाक करो, जैसे हमारे वाइस कैप्टन का किसी के साथ चक्कर है। इतने में ही वाइस कैप्टन वहाँ पर आते हुए कहता है तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो और तुम क्या कह रहे हो कि यंग मास्टर पहले से बदल चुके हैं, तो यंग मास्टर वापस कब आ रहे। गार्ड कहता है मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा वो खुद यहाँ आ जाएगी। वाइस कैप्टन कहता है चलो यंग मास्टर यहाँ पर आ रहे तो हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। उसके साथी कहते हैं क्या हमें सच में उनका स्वागत करना पड़ेगा। वाइस कैप्टन कहता है ये मत भूलो कि तुम उनके गार्ड हो। फिर हमें एमसी को उसके मेन क्लैन में आते हुए दिखाया जाता है। एमसी क्लैन के दरवाजे पर खड़े होकर अपने मन में सोचता है मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने पैसे वाले होंगे। यहाँ आने से पहले मैंने अपने सर्वेंट को बता दिया था कि मैं अपने फादर से मिलने जा रहा हूँ। एमसी दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है क्या मेरा स्वागत करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। तभी उस दरवाजे पर कई गार्ड आ जाते हैं जो एमसी के आजू बाजू खड़े होकर एमसी का स्वागत करने लगते हैं। तभी वो वाइस कैप्टन एमसी से कहता है मैं इस ग्रुप का वाइस कैप्टन हूँ, मेरा नाम हान येओप है, क्या आपने मुझे पहचाना, आपको वापस देखकर अच्छा लगा। तभी वाइस कैप्टन का एक साथी अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या वाइस कैप्टन को इससे कोई अपमान महसूस नहीं हो रहा है, उसने हमेशा हम लोगों को नीची नजर से देखा है, क्या ये वापस हमें अपमानित करने की कोशिश करेगा। तभी एमसी अपने हाथों को जोड़कर उनका धन्यवाद करता है। तभी वो सब गार्ड ये देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या उसने हमारा धन्यवाद किया। तभी वाइस कैप्टन कहता है यंग मास्टर मैं आपको आपके फादर के पास लेके चलता हूँ। ये कहकर वो यंग मास्टर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो सभी गार्ड पीछे खड़े होकर आपस में बात करते हुए कहते हैं तुमने सही कहा था, वो पहले से बदल चुका है, अब वो हमें एक साथी की तरह देख रहा है। तभी वो वाइस कैप्टन एमसी को एक रूम के दरवाजे पर लाके खड़ा कर देता है और कहता है मैंने आपके फादर को पहले ही बता दिया था कि आप यहाँ आने वाले हैं। तभी एमसी उसका धन्यवाद करके अंदर जाने ही वाला होता है। तभी एमसी को पुकारते हुए वहाँ कोई आ जाता है। ये एमसी का थर्ड ब्रदर था। वो एमसी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है क्या ये वही निकम्मा लीजिन नहीं है, ये अब पहले से अलग दिखाई दे रहा है और अब इसमें इतनी हिम्मत भी आ चुकी है कि ये मुझे घूरने लगा है। वाइस कैप्टन अपने मन में सोचता है क्या थर्ड मास्टर यहाँ फिर से फर्स्ट यंग मास्टर को मारने के लिए आए हैं। तभी वो उन्हें रोकते हुए कहता है आप दोनों को मिले हुए काफी समय हो गया है। तभी थर्ड यंग मास्टर उस वाइस कैप्टन के चेहरे पर मारते हुए कहता है तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा, क्या तुम मुझे भी इसकी तरह निकम्मा समझ रहे हो। तभी वो एमसी की तरफ देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें वापस सबक सिखाने की जरूरत है जिससे तुम मेरी आंखों में देखना भूल जाओ। इतना सुनते ही एमसी थर्ड यंग मास्टर के चेहरे पर एक मुक्का मार देता है। ये देखकर वो थर्ड यंग मास्टर और वाइस कैप्टन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वो थर्ड यंग मास्टर घबराते हुए कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। एमसी उसे कहता है मैं यहाँ आते वक्त बहुत ज्यादा ही खुश था। इतना कहते ही एमसी उसके कंधे पर हाथ रखकर जोर देने लगता है। तभी यंग मास्टर कहता है तुम एक कमीने हो। एमसी उसे कहता है कमीने, हाँ तुम्हें मुझे बड़ा भाई कहना चाहिए। यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।
तो चलो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एमसी के सेकंड ब्रदर को दिखाया जाता है, जो उसी रूम की तरफ देखते हुए कहता है क्या वो फादर का रूम नहीं है। वो उस वाइस कैप्टन के पास आते हुए कहता है यहाँ पर ये क्या हो रहा है। वाइस कैप्टन कहता है फर्स्ट यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर में बहस हो रही है। सेकंड यंग मास्टर सोचता है क्या थर्ड यंग मास्टर फिर से फर्स्ट यंग मास्टर को परेशान कर रहा है। इतना सोचते ही वो चिल्लाते हुए कहता है उन्हें रोकने की बजाय आप सब यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो। इतना कहते ही वो उन गार्ड को हटाकर आगे बढ़ जाता है। वो यह देखकर शॉक हो जाता है कि वहाँ थर्ड यंग मास्टर नहीं बल्कि फर्स्ट यंग मास्टर थर्ड यंग मास्टर को परेशान कर रहा था। इतने में ही एमसी उसकी तरफ देखते हुए कहता है ओ तो हमारा सेकंड ब्रदर भी यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से ये सीन कट होकर हमें दूसरे रूम का सीन दिखाया जाता है, जिस रूम में तीनों यंग मास्टर आपस में बात कर रहे थे। जहाँ थर्ड यंग मास्टर हाथों को ऊपर करके जमीन पर बैठा हुआ था। जहाँ सेकंड ब्रदर कहता है मैंने तुम्हारे आने की खबर सुनी, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम पहले से बदल चुके हो। एमसी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे हाथ पे ये क्या हुआ है, क्या थर्ड ब्रदर ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। इतना कहते ही एमसी थर्ड को और ज्यादा मानने लगता है और कहता है अगर तुम अगली बार फिर से मार खाना नहीं चाहते हो तो अपने ब्रदर को हैरान मत करना। थर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या हो रहा है, मैं इस जैसे कमजोर आदमी से मार खा रहा हूँ जो पहले मेरे सामने आने से भी डरता था। सेकंड ब्रदर कहता है क्या उस सेफ हाउस में तुम्हारे साथ कुछ हुआ था जो तुम इतना बदल गए हो। एमसी कहता है तो तुम्हें पता चल गया। इतना कहते ही एमसी की नजर पास में पड़े हुए कुछ स्क्रोल की तरफ जाती है, जिसे देखकर एमसी कहता है क्या है। सेकंड ब्रदर कहता है ये हमारे यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों की लिस्ट है। एमसी उस लिस्ट की तरफ देखते हुए कहता है मुझे ये देखना पड़ेगा कि उस डॉक्टर गोंग सुंग यांग को किसने यहाँ रिकमेंड किया था। तो इन सभी लोगों को ओयांग हू ने ही रिकमेंड किया था। एमसी उन दोनों यंग मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम दोनों में से कोई ओयुयांग क्लैन से मिला हुआ है तो मुझे अभी बता दो। वो दोनों यंग मास्टर घबराते हुए कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम उस मर्चेंट ग्रुप के साथ धोखा कैसे कर सकते हैं जिसे हमारे फादर ने इतना बड़ा किया है। एमसी कहता है ये सुनकर खुशी हुई। फिर एमसी सेकंड ब्रदर से पूछता है क्या सभी एल्डर कल होने वाले कॉन्फ्रेंस में आएंगे। सेकंड यंग मास्टर कहता है हाँ। यह सुनकर एमसी कहता है तो चलो फिर मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में आऊंगा। इतना कहते ही एमसी वहाँ से जाने लगता है। सेकंड यंग मास्टर एमसी को रोकते हुए कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। एमसी कहता है मैं फादर को देखने जा रहा हूँ। एमसी के जाने के बाद वो दोनों यंग मास्टर आपस में बात करते हुए कहते हैं आखिर उसके साथ वहाँ पर क्या हुआ था। तभी हमें किसी को कहते हुए दिखाया जाता है ग्रुप लीडर आपसे आपका एल्डर सन मिलने आया है। ग्रुप लीडर कहता है उसे अंदर आने दो। तभी हमें एमसी को अंदर आते हुए दिखाया जाता है। एमसी का फादर उसे कहता है तो तुम यहाँ पर आ गए हो, लेकिन बाहर किसकी आवाज आ रही थी। एमसी कहता है नहीं बाहर कुछ नहीं हुआ था, मैंने सुना है कि आप ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण बीमार पड़ चुके हो। एमसी का फादर कहता है हाँ मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए मेरा शरीर अब इसे सहन नहीं कर सकता है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम पहले से बदल चुके हो, तुम्हारा फेस भी बदल चुका है, क्या तुम सच में लीजिन हो। मैं तुम्हें सही सलामत देखकर खुश हुआ। एमसी अपने मन में सोचते हुए कहता है मैं अपने पहले वाली लाइफ में एक अनाथ था, इसीलिए मुझे नहीं पता कि एक फादर होना क्या होता है, लेकिन लीजिन की मेमोरी से लगता है कि उसके फादर एक महान आदमी है। एमसी उसके फादर से कहता है आप इस बात की चिंता न करें, मैं आपको स्ट्रेस देने वाले कारण को खत्म कर दूंगा। एमसी का फादर कहता है क्या तुमने खत्म करना कहा। एमसी कहता है आप फिक्र मत करो। एमसी का फादर सोचते हुए कहता है ये ऐसे क्यों स्माइल कर रहा है। यहाँ से ये सीन शिफ्ट होकर हमें एक दिन बाद का कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें ओयांग हू को दिखाया जाता है, जहाँ उसके साथी बात करते हुए कहते हैं स्क्वाड लीडर क्या वो इनका फर्स्ट यंग मास्टर नहीं है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ओयांग हू हंसते हुए कहता है तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एमसी का सेकंड ब्रदर कहता है तो चलो इसके बारे में किसी को कुछ कहना नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तभी ओयांग हू अपना हाथ उठाते हुए कहता है मैंने सुना है कि फर्स्ट यंग मास्टर के पास कोई गार्ड नहीं है, मेरे पास कोई है जिसे मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। तभी वहाँ के लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं क्या इसे पता नहीं है कि यूनहा मर्चेंट ग्रुप में पहले से ही आधे लोग ओयांग क्लैन के हैं, क्या इसे नहीं पता। तभी उस आदमी के चाय के कप पर कोई सुई को फेंकता है, ये ओयांग हू होता है। ओयांग हू कहता है क्या यहाँ कोई और है जिसे मेरे रिकमेंड से कोई प्रॉब्लम है। वहाँ खड़े सभी लोग अपना चेहरा नीचे कर लेते हैं। ये देखकर ओयांग हू कहता है
तो यहाँ कोई नहीं है। तभी एमसी कहता है मुझे प्रॉब्लम है। ये कहकर एमसी खड़े होकर ओयांगू की तरफ बढ़ने लगता है और बढ़ते हुए कहता है मेरे पास भी एक सजेशन है जो मैं यहाँ देना चाहता हूँ। कैसा रहेगा हम तुम्हें हटाकर तुम्हारी जगह किसी और को रखे। यह सुनकर वहाँ के लोग शौक हो जाते हैं। ओयांगू के साथी कहते हैं क्या ये मजाक कर रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि हमारे लीडर इस मर्चेंट ग्रुप की सुरक्षा करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं? तभी ओयांगू हंसते हुए कहता है क्या तुम मुझे मेरे पद से हटाना चाहते हो? ये ऐसी बात नहीं है जो तुम कह सको। एमसी कहता है ओ ऐसा है क्या? तभी वो अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करके वहाँ पर एक टेबल पर मार देता है और कहता है क्या तुम भूल गए हो कि तुम किसके सामने बात कर रहे हो? ये यूनहा मर्चेंट ग्रुप मेरा है। तो यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।